未熟無情されどस्वागत है तुम्हारा डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। और अगर अभी तक तुमने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हो। तो बहरहाल पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नासुओ ने अपने डैड को बताया था कि वो जानता है कि रुई कहाँ है, और ये जानकर नासुओ के डैड नासुओ से कहते हैं, प्लीज नासुओ मुझे रुई के डैड से मिलवा दो। अपने डैड की ये बात सुनकर नासुओ हैरान हो गया था। अब आगे नासुओ के डैड नासुओ से कहते हैं, अगर तुम स्कूल से घर आते समय वहाँ रुक सकते हो तो वो जगह ज्यादा दूर नहीं होगी, है ना? ट्रेन से जाने में कितना समय लगता है? ये सुनकर नासुओ कहता है, रुकिए जरा, मैं जानता हूँ कि आप फिक्रमंद हो, लेकिन रुई के डैड उसे अभी के लिए अपने रेस्टोरेंट में रहने दे रहे हैं। नासुओ के डैड ये सुनकर कहते हैं, इसीलिए तो मुझे उनसे जाकर बात करनी पड़ेगी। मैं चुपचाप बैठकर चीजों को वैसे ही नहीं छोड़ सकता जैसे वो है। आखिरकार मैं रुई का गार्डियन हूँ। नासुओ उस पर कहता है, ठीक है, लेकिन अभी बहुत देर हो गई है, हम किसी और दिन चलेंगे। इसके बाद सीन बदलता है और हमें वीकेंड का सीन दिखाते हैं, और हमें दिखाते हैं कि नासुओ के डैड सूट वगैरह पहनकर बिल्कुल तैयार होकर रुई के डैड से मिलने के लिए उनके रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं। अंदर जाकर वो सबसे पहले रुई से मिलते हैं और वो रुई से कहते हैं, सीधा मुद्दे पर बात करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम्हारे डैड यहाँ हैं? रुई उनसे कहती है, हाँ वो हैं। फिर हमें दिखाती कि रुई ने अपने डैड को बांध कर रखा था ताकि वो भाग ना जाए। फिर रुई उन्हें खोलती है और उनसे कहती है, जाइए और खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए। इसके बाद रुई के डैड नासुओ के डैड से मिलते हैं और नासुओ के डैड उनसे कहते हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई, मैं सुकीको का करंट हस्बैंड हूँ, अकिहितो फूजी। मुझे लगता है आप उसके एक्स हस्बैंड जो मिकीमोतो होंगे। रुई के डैड इस पर हाँ कहते हैं। इसके बाद नासुओ के डैड रुई के डैड को घूरते हैं और फिर अचानक से नासुओ के डैड रुई के डैड को गिफ्ट देते हुए कहते हैं, रुई का ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे पता है कि ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप उसे एक अच्छा शेफ बनने के लिए अच्छी तरह से गाइड करेंगे। ये सुनकर रुई के डैड काफी हैरान हो जाते हैं और वो गिफ्ट लेकर कहते हैं, जरूर। इसके बाद नासुओ के डैड रुई के पास आते हैं और फिर वो काफी गुस्से में रुई के ऊपर हाथ उठाते हैं, लेकिन वो फिर धीरे से रुई को थप्पड़ मारते हैं या फिर उसे बस छूते हैं। और साथ में वो रुई से कहते हैं, क्या तुम अच्छा खा रही हो, ठीक से सो रही हो, तुम क्या सोच रही थी? मैं बहुत चिंतित था, जब से तुम गई हो तब से मैं काम पर या डिनर पर बस यही सोचता रहता हूँ कि तुम कैसी हो। ये सब सुनकर रुई की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दिए, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, मुझे माफ कर दिए फादर। इसके बाद रुई नासुओ के डैड को अपनी बनाई हुई डिश खिलाती है जो उन्हें बहुत पसंद आती है। फिर नासुओ के डैड रुई से कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अगर सुकीको ने ये टेस्ट किया होता तो वो क्या कहती। मुझे पता है कि तुमने गलत समझ लिया होगा, लेकिन सच ये है कि तुम्हारी माँ और मैं दोनों तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। रुई, बच्चों को अपने सपने पूरे करते देखना माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। किसी भी माँ बाप को अपने जज्बातों को बच्चों के सपनों के बीच में नहीं आने देना चाहिए। सुकीको इस बात को अच्छी तरह से समझती है, वो एक समझदार औरत है, लेकिन जो वो सोच रही है और जो महसूस कर रही है उसके बीच उलझी हुई है। वो कहती है कि रुई उस आदमी के साथ क्यों रहेगी जिसने हमें धोखा दिया। वो आजकल हर रात ड्रिंक करती है और रोती है। जब भी वो ड्रिंक करती है तो वो हमेशा तुम दोनों के बचपन की बातें करती है, कैसे उसे हमेशा फिक्र रहती थी कि हिना बचपन में ज्यादा ही मासूम थी और कैसे रुई का जल्दबाजी वाला नेचर ने उसे हमेशा परेशान कर रखा था। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि नासुओ के डैड रेस्टोरेंट से चले गए हैं और फिर नासुओ रुई से कहता है, तो अब आगे का क्या प्लान है? रुई इस पर कहती है, भागने से कुछ सॉल्व नहीं होगा, मैं अपनी कुकिंग से मॉम का दिल जीतने की कोशिश करूंगी। नासुओ यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, अपना बेस्ट दो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रुई बहुत मेहनत कर रही है, वो अलग अलग कुकिंग मैगजीन्स पढ़ रही है और अपने डैड से खाना बनाना सीख रही है, रेस्टोरेंट की साफ सफाई कर रही है और साथ में वो स्पेशल कुकिंग लेसन भी ले रही है। और फिर वो दिन आ जाता है जब रुई को अपनी मॉम का दिल अपनी कुकिंग के जरिए जीतना था। रुई अपनी मॉम से मिलकर कहती है, काफी समय हो गया मॉम, आपका स्वागत है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि रुई किचन में है और दूसरी तरफ नासुओ अपने पेरेंट्स का ऑर्डर ले रहा होता है। नासुओ उनसे कहता है, हमारे यहाँ डिनर करने के लिए आपका शुक्रिया, मेरा नाम फूजी है, मैं आज शाम का आपका वेटर हूँ। इसके बाद नासुओ अपनी जेब में रखे कार्ड को देखता है क्योंकि वो आगे की लाइंस भूल गया था। लाइंस पढ़कर नासुओ कहता है, आज शाम हम एक स्पेशल कोर्स ऑफर कर रहे हैं, वैसे क्या आप शुरुआत में एक ड्रिंक लेना पसंद करेंगे? इस पर नासुओ के डैड हंसते हुए कहते हैं, तुम क्यों कार्ड देख रहे हो, कम से कम अपनी लाइंस तो याद कर लेते। वैसे मुझे एक ग्लास पूमेंटे चाहिए, तुम क्या लेना पसंद करोगी सुकीको? सुकीको उस पर कहती है, मैं खाने का पूरा टेस्ट लेना चाहती हूँ, तो बस सादा पानी दीजिए प्लीज। नासुओ उस पर कहता है, जी हाँ जरूर। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रुई ने एक डिश तैयार कर ली है और नासुओ उस डिश को सर्व करके कहता है, इंतजार करने के लिए आपका शुक्रिया, ये रहा आपका स्टार्टर। फिर नासुओ के डैड और रुई की मॉम उस डिश को टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके नासुओ के डैड कहते हैं, डिलीशियस, मैं पहली बार ये डिश खा
रहा हूँ, लेकिन फिर भी सब्जियों की मिठास बहुत जबरदस्त है। सिलेरी ने तो फ्लेवर को और भी स्वादिष्ट बना दिया है। और रूही की मॉम डिश खाने के बाद कुछ नहीं कहती है और इस वजह से नासुओ काफी परेशान हो जाता है। फिर नासुओ किचन की ओर जा रहा होता है और तभी उसे रास्ते में ही बीकी मिलती है और वो उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकी इस पर कहती है, इसीलिए तो मैं आई हूँ। तुम अपनी स्टेप मॉम को यहाँ लाए हो ताकि वो रूही को यहाँ काम करने देने के लिए मान जाए, है ना? मुझे पूरा यकीन है कि रूही की कुकिंग उनके मन तक जरूर पहुँच जाएगी और उस हालत में ऐसा हो सकता है कि रूही की मॉम मेरे डैड से कहे, ये सब तुम्हारी कमाल की गाइडेंस की वजह से हुआ है। और मेरे डैड कहेंगे, क्या कहती हो, हम फिर से साथ हो जाए? ऐसा होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। नासुओ ये सुनकर कहता है, जो भी हो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रूही एक स्पेशल डिश बना रही होती है और फिर तभी उसके डैड वहाँ आकर उससे कहते हैं, क्या मैं किसी चीज में मदद कर सकता हूँ? रूही ये सुनकर कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, सिर्फ आज के लिए मुझे सब कुछ संभालने दे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नासुओ एक और डिश सर्व करके कहता है, देरी के लिए माफ कीजिए, ये है पेस्काटोरा यानी सी फूड पास्ता। ये आपकी फेवरेट पास्ता डिश है ना मिस सुकीको? रूही ने कहा कि ये डिश आपकी फेवरेट थी। जब आपका डिवोर्स नहीं हुआ था तब उसके डैड ये अक्सर बनाया करते थे और इसीलिए ये उसका भी फेवरेट बन गया। ये सुनकर रूही की मॉम को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नासुओ रूही को बताता है कि उसकी मॉम ने वो डिश पूरी खा ली है और ये जानकर रूही को भी काफी खुशी मिलती है। दूसरी तरफ नासुओ के डैड रूही की मॉम से कहते हैं, मेन कोर्स की स्ट्यू डिश लाजवाब थी, ये घर के खाने जैसी नहीं थी, मैं हैरान हो गया हूँ, उसने जरूर मेहनत की होगी। इस पर रूही की मॉम काफी उदास होकर कहती है, हाँ। दूसरी तरफ नासुओ हिबिकी से कहता है, बस अब सिर्फ डिजर्ट बचा है। हिबिकी इस पर कहती है, इसे डोरेस कहते हैं। खैर इतना सब कुछ खाने के बाद वो मना नहीं करेंगी। फिर नासुओ उससे कहता है, शुरू में तुम काफी हॉस्टल थी लेकिन तुम एक्चुअली बहुत अच्छी हो। हिबिकी इस पर कहती है, एक्चुअली से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं जानती हूँ कि रूही इस बारे में कितनी सीरियस है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि रूही डिजर्ट भी तैयार कर लेती है और इस बार वो खुद जाकर डिजर्ट को सर्व करती है और अपनी मॉम से कहती है, आज यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मील कैसे खत्म करूँ, पर मैंने तिरामिसू के साथ मील को खत्म करने का फैसला किया। ये कहकर रूही उस डिजर्ट पर कैंडल जला देती है और फिर वो कहती है, आपको याद है कि हर साल किसी न किसी के बर्थडे पर डैड तिरामिसू बनाते थे। हम कहते थे कि हमें स्ट्रॉबेरी वाला नॉर्मल केक चाहिए, लेकिन वो हमेशा तिरामिसू बनाते थे, ये कहते हुए कि ये उनका बेस्ट है। आप जानती हैं मॉम, पहले मैं चाहती थी कि आप मेरी कुकिंग स्टडीज को डैड के साथ जो हुआ उससे अलग रखो, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि ये सही नहीं है। हाँ, डैड ने हमें बहुत दुख दिए हैं और मैं समझ सकती हूँ कि आप उन्हें याद नहीं करना चाहती, लेकिन आप जानती हैं कि इससे वो पल खत्म नहीं हो जाते जब हम खुश थे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ डैड के साथ काम करने दे। अगर आप इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, तो क्या आप वो तिरामिसू खाएंगी जो डैड ने मुझे बनाना सिखाया है? लेकिन रूही की मॉम उस तिरामिसू को हाथ भी नहीं लगाती है और ये देखकर हिबिकी को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो चिल्लाकर रूही की मॉम से कहती है, बस अब बहुत हुआ। क्या आपको पता है आप एक जिद्दी औरत है, अपनी बेटी को इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ा आराम क्यों नहीं दे देती? हिबिकी को देखकर नासुओ के डैड कहते हैं, तुम कौन हो? फिर हिबिकी उन्हें बताती है, मेरा नाम हिबिकी मिकीमोतो है और मैं जून मिकीमोतो की नई वाइफ की बेटी हूँ। ये सुनकर नासुओ के डैड कहते हैं, तुम्हारा मतलब उस औरत की जिसने सुकीको के हस्बैंड को चुराया था? हिबिकी इस पर कहती है, मैं सिर्फ रिकॉर्ड के लिए बता रही हूँ, मेरी मॉम ने किसी को नहीं चुराया। आप सभी को लगता है कि उनका डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि डैड का मेरी मॉम के साथ अफेयर था, लेकिन ये सच नहीं है। मॉम की डैड से मुलाकात उनके डिवोर्स के 2 साल बाद हुई थी। आपको क्या लगता है कि वो टाइम में पीछे गई होंगी? ये सुनकर रूही की मॉम कहती है, तो फिर क्यों? इस पर हिबिकी कहती है, भला मुझे कैसे पता होगा? फिर वहाँ पर रूही के डैड आते हैं और वो कहते हैं, बस बहुत हो गया हिबिकी, अब यहाँ से मैं संभाल लूंगा। फिर रूही के डैड सुकीको से कहते हैं, बहुत टाइम हो गया मिले हुए, मुझे एहसास हुआ कि मेरे झूठ की वजह से तुम्हें काफी दुख झेलना पड़ा, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे तुम्हें छोड़ने की असली वजह मेरा कर्ज था। जब मैंने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला तो शुरुआत में बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में हालात बिगड़ने लगे, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने पूरी कोशिश की सब ठीक करने की, लेकिन सब बेकार गया। जब तक मुझे रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा तब तक मेरा कर्ज कंट्रोल से बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अगर शॉर्ट में बताऊं तो मैं भाग गया क्योंकि मुझे अपने कर्ज का बोझ तुम लोगों पर डालने का गिल्ट बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैंने झूठ बोला कि मैंने किसी और औरत को डेट कर रहा हूँ और तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज दिए। तुम तो जानती हो कि मैं कितना बदलने वाला इंसान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि तुम मुझे आसानी से प्यार करना छोड़ दूंगी। यह सुनकर रूही की मॉम कहती है, इतने सालों बाद अब तुम मुझे ये बता रहे हो, मैं आखिर अब कैसा महसूस करूँ? ये कहकर रूही की मॉम काफी परेशान हो जाती है। फिर इसके बाद नासुओ के डैड उनका हाथ पकड़कर कहते हैं, कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि अब तुम आगे बढ़ सकती हो, अब तुम्हें गुजरे हुए समय से नफरत करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर रूही की मॉम की घबराहट कम होती है और फिर आखिरकार वो उस तिरामिसू को खाकर रूही को वहाँ काम करने की इजाजत दे देती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते हैं कि रूही की मॉम अपने एक्स हस्बैंड से कहती है, रूही को थोड़ी मुश्किल हो सकती है तो प्लीज उसका ख्याल रखना। और इस पर रूही के डैड कहते हैं, हाँ जरूर। फिर नासुओ के डैड कहते हैं, खैर अगर सब तैयार है तो चले घर। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नासुओ का पूरा परिवार वापस अपने घर लौट जाता है और यहीं पर ये घर से भागने वाला आर्क खत्म हो जाता है। तो अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए
हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। तो बहरहाल अगला चैप्टर जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक फिलर चैप्टर है, लेकिन उसकी स्टोरी काफी फनी है। स्टोरी कुछ ऐसी है कि हमारे लिटरेचर क्लब के चारों लड़कों को क्लब रूम में एक ब्रा देखने को मिलती है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और फिर एक अच्छे जेंटलमैन की तरह इन्वेस्टिगेट करते हैं कि वो ब्रा किसकी है। तो ये काफी फनी चैप्टर है, तो तुम इसे पूरा देखना। चैप्टर की शुरुआत में हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर नात्सुओ, एलेक्स, सुबारू और रिस्सू वो सभी हिस्टोरिक नॉवेल्स की बात कर रहे थे। बात करते करते वो क्लब रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक ब्रा देखने को मिलती है, जिसे देखकर वो चारों इतना हैरान हो जाते हैं कि वो आउट ऑफ स्पेस में पहुंच जाते हैं। और फिर एलेक्स चिल्लाकर कहता है ये क्या है। इस पर सुबारू कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये एक ब्रा है। फिर एलेक्स कहता है मुझे पता है, मेरा मतलब है कि ये जमीन पर क्या कर रही है। इसके बाद नात्सुओ उनसे कहता है चिल्लाओ मत दोस्तों, पहले दरवाजा बंद करो। नात्सुओ की बात सुनकर रिस्सू दरवाजा बंद कर देता है। फिर सुबारू उस ब्रा को उठाकर कहता है मुझे समझ में आता अगर ये चेंजिंग रूम या क्लासरूम होता, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है। फिर नात्सुओ उससे कहता है वैसे तुम इसे ऐसे क्यों पकड़े हो। फिर एलेक्स और रिस्सू कहते हैं हमसे ये मत कहना कि तुम वर्जन हो सुबारू। इस पर सुबारू सीरियस होकर कहता है हाँ मैं हूँ, क्या इससे कोई प्रॉब्लम है। अच्छा क्या इस रूम में कोई ऐसा है जो वर्जन नहीं है। नात्सुओ उस पर अपना हाथ उठाकर कहता है हाँ मैं हूँ। फिर सुबारू उस पर कहता है अच्छा तो ऐसा है, लगता है यहाँ पर हम ही राज करेंगे, हम बस इतना कहेंगे, अपने पुराने कर्मों के बारे में घमंड से मत बताओ। नात्सुओ उस पर कहता है मैंने कब घमंड किया। इसके बाद रिस्सू कहता है तो क्योंकि किसी ने इसे खो दिया है तो क्या हमें इसे टीचर को नहीं दे देना चाहिए। यह सुनकर नात्सुओ और एलेक्स कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन इसे टीचर को देगा कौन। फिर सुबारू उस पर कहता है ये ब्रा हॉलवे या क्लासरूम जहाँ ज्यादा लोग आते जाते हैं वहाँ नहीं मिली थी, बल्कि यहाँ क्लब रूम के अंदर मिली है। इस रूम में सिर्फ किरिया सेंसे और हम लिटरेचर क्लब के मेंबर्स ही आते हैं। उस केस में फैकल्टी रूम तक ले जाके बड़ा हंगामा करने से अच्छा होगा कि हम एक जेंटलमैन की तरह चुपचाप ओनर की पहचान करके उसे ये वापस कर दे। सुबारू की ये बात सुनकर बाकी तीनों लड़के इस पर राजी हो जाते हैं। फिर नात्सुओ कहता है तो फिर बताओ रुई, मोमो, आशिहारा और काबासावा में से ये किसकी हो सकती है। इसके बाद सुबारू कहता है आखिर कोई स्कूल में इसे क्यों उतारेगा। फिर एलेक्स और रिस्सू कहते हैं मोमो ने पहले अपनी यूनिफॉर्म यहाँ बदली थी जब वो गंदी हो गई थी, तो शायद ये मोमो की ही हो। सुबारू ये सुनकर कहता है मोमो सेंपे हमेशा लाइट परफ्यूम लगाती है, तो इस केस में शायद हम उस तरीके का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं, और वो तरीका है स्निप द ब्रा, यानी ब्रा की स्मेल लेना। फिर वो चारों लड़के ब्रा को सूंघते हैं और उन चारों को उसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। और फिर एलेक्स और रिस्सू कहता है लेकिन इसमें मोमो के परफ्यूम जैसी स्मेल नहीं है, ये तो फैब्रिक सॉफ्टनर जैसी खुशबू लग रही है। इस पर सुबारू कहता है अगर इसे उतारे काफी टाइम हो गया है तो ओनर की खुशबू चली गई होगी। फिर उसी समय पर फुमिनो वहाँ आ जाती है और उसे देखकर वो सभी घबरा जाते हैं और वो उस ब्रा को नात्सुओ के पास छुपा देते हैं क्योंकि वो वर्जन नहीं था, और वो चारों ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। फिर फुमिनो उनसे कहती है क्या मैं विंडो बंद कर दूं क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। नात्सुओ उस पर कहता है हाँ जरूर। यह सुनकर फुमिनो जैसे ही खिड़की को बंद करने जाती है तभी वहाँ पर तेज हवा चलती है और फुमिनो की स्कर्ट उड़ने लगती है, और तभी वो चारों फुमिनो की पैंटीज देख लेते हैं जो व्हाइट कलर की थी, और इस पर वो कहते हैं तुमने देखा वो सफेद थी, मतलब ये फुमिनो की नहीं है। फिर शिवासाकी कहता है वैसे ब्रा और पैंटीज तो यूजुअली सेट में बिकती है ना। फिर एलेक्स कहता है तो फिर शायद ये मोमो की ही होगी। इसके बाद क्लब रूम में मोमो आती है जो बारिश में पूरी तरह से भीग गई थी, और उसे देखकर रिस्सू कहता है काशिवाबारा सेंपे का सब कुछ दिख रहा है। फिर सुबारू कहता है उनकी शर्ट के नीचे जो लाइट ब्लू सा दिख रहा है वो डेफिनेटली ब्रा ही होगी है ना। नात्सुओ उस पर कहता है हाँ तुमने सही कहा, हमारी सबसे बड़ी सस्पेक्ट भी गई। फिर एलेक्स कहता है तो फिर ये म्यू की है या रुई की। यह सुनकर रिस्सू कहता है लेकिन वो ब्रा काफी बड़ी थी, तो तुम समझ रहे हो ना मेरा क्या मतलब है। यह सुनकर वो लोग ब्रा के बारे में सोचते हैं और फिर आशिहारा के बारे में सोचते हैं और कहते हैं वो उसके फिट नहीं होगी। इसके बाद क्लब रूम में आशिहारा भी आ जाती है और उसे देखकर नात्सुओ कहता है हे क्या उसके थोड़े पहले से बड़े नहीं लग रहे हैं। यह सुनकर रिस्सू और एलेक्स कहता है मैं भी यही सोच रहा था, क्या उसने ग्रोथ स्पष्ट लिया है। फिर सुबारू कहता है कहते हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम उनका साइज भी बढ़ जाता है, तो अब क्वेश्चन ये है कि उसने ब्रा पहनी है या नहीं। इसके बाद फिर अचानक से मोमो आशिहारा के सीने को पकड़ लेती है और उसे दबाते हुए कहती है तुमने वो ब्रा पहनी है जो मैंने तुम्हें दी थी है ना म्यू-चैन, वो पुशअप वाली। फिर आशिहारा मोमो से कहती है बस भी करो और अपना मुंह बंद रखो। ये सब देखकर वो चारों समझ जाते हैं कि आशिहारा भी उनके शक के दायरे से बाहर हो गई है और अब सिर्फ रुई बची है, और फिर वहाँ पर रुई भी आ जाती है और रुई को देखकर एलेक्स नात्सुओ से अकेले में पूछता है क्या तुम्हें उसकी ब्रा याद है, आखिरकार तुम दोनों साथ में ही रहते हो, क्या तुमने उसकी ब्रा देखी है जैसे लॉन्ड्री में या कहीं और। यह सुनकर नात्सुओ रुई की ब्रा के बारे में सोचता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता है। फिर इसके बाद आखिर में वहाँ पर किरिया सेंसे आते हैं और जैसे वो आते हैं वैसे ही वो चारों लड़के उन्हें ढकेलते हुए बाहर ले जाते हैं। फिर वो उन्हें उस ब्रा के बारे में बताते हैं और यह सुनकर किरिया सेंसे हैरान हो जाते हैं। फिर नात्सुओ उनसे कहता है हमें रुई पर शक है लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा है कि उसने ब्रा पहनी है या नहीं। यह सुनकर किरिया सेंसे क्लब रूम के अंदर वापस जाते हैं ये पता करने के लिए कि वो ब्रा किसकी
लड़की है। इसके बाद किरिया सेंसे अपनी आंखों के सेंसर से उन चारों लड़कियों को गौर से देखते हैं और उन्हें अच्छी तरह से देखकर वो बाहर आकर कहते हैं, मुझे पता चल गया, लेकिन मैं तुम लोगों को ये नहीं बताऊंगा। हालांकि मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, रूही ने अपनी ब्रा पहनी है। यह सुनकर वो चारों सदमे में चले जाते हैं क्योंकि उनके लिए ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई थी। इसके बाद वो चारों उस ब्रा को क्लब रूम में ही छोड़कर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाते कि सबके जाने के बाद कोई उस ब्रा को लेने आता है और वो कोई और नहीं बल्कि फुमिनो होती है। उसने अपनी ब्रा क्लब रूम में इसलिए उतारी थी क्योंकि उसने लंच में ज्यादा खा लिया था और वो उसे टाइट पड़ रही थी। वो उसे उतार कर वहीं भूल गई थी। फिर हमें आखिर में एक लेसन मिलता है कि लड़कियां हमेशा मैचिंग अंडरवियर नहीं पहनती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो काफी बड़ी वीडियो थी। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि अगला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि अगले एपिसोड में ईना और नासुओ आपस में टकराने वाले हैं और उनके बीच में क्या बात होगी वो तुम्हें अगले एपिसोड में पता चलेगी। तो फिर वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आए। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। तो बाय बाय।